नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में यूडीए एलडीए प्रारंभिक परीक्षा 2006 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी को पता है कि ये परीक्षा बाद में आरओ एआरओ के नाम से कंडक्ट होने लगी और वर्तमान में भी ये परीक्षा आरओ एआरओ के नाम से कंडक्ट होती है। इस परीक्षा में शामिल प्रश्न उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे जहां पर सिलेबस में सामान्य अध्ययन दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की स्थल और उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर आप नहीं पर ध्यान देंगे। पहला दिया गया है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। यह बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। दूसरा है बनावली, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, यह भी बिल्कुल सही है, प्रवरा नदी के किनारे। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। क्लियर है? इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने जाना कि राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, यहां से कई प्रकार के घर, गलियां और जल निकासी का भी पता चला है। यदि हम विकल्प में शामिल अन्य स्थल के कुछ और विशेषताओं को देखें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो याद रखिएगा, यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। क्लियर है? अगर इसका उत्खनन कहें तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। बनावली की बात करें तो बनावली से मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी बनावली से मिले हैं और इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। यदि हम दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। इस प्रकार से आपने सभी विकल्प को देखा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो आपका सही जवाब होगा जीवक का संबंध बिंबिसार के दरबार से था और जीवक गौतम बुद्ध के समकालीन था। यह बात भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प ए बिंबिसार। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम जीवक की बात करें तो जीवक सलावती नामक गणिका का पुत्र था। यदि हम बिंबिसार की बात करें तो आप सभी को पता है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है और इस वंश का जो प्रथम ज्ञात शासक है वो है बिंबिसार। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चिकित्सार्थ अवंती के राजा चंड प्रद्योत के राज्य में भेजा था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चिकित्सार्थ किसके राज्य में भेजा था। तो आपका सही जवाब होगा अवंती के राजा चंड प्रद्योत के राज्य में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि नैनार कौन थे। तो आपका सही जवाब होगा नैनार शैव धर्म से संबंधित थे। यहां प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नैनार संतों का संबंध शैव धर्म से था। याद रखिएगा, इनके द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करवाया गया। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या है 63 यानी 63। यदि हम अलवार संतों की बात करें तो अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का और अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर हम अलवार संतों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 12 है। क्लियर है? याद रखिएगा, इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है जो कि वेदों के तुल्य माना जाता है। याद रखिएगा, अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है, यानी कितने वर्षों का अंतर विक्रम और शक संवतों में है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, 135 वर्ष का अंतर है विक्रम और शक संवतों में। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे उज्जैन के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत को चलाया था। क्लियर है? यदि हम बात करें शक संवत की तो याद रखिएगा, कुषाण शासक था कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर। तो आप 78 और 57 को ऐड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 135। इस प्रकार विक्रम और शक संवत के बीच जो अंतर है वो 135 वर्ष का है।
इसे याद रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे कि शक संवत और विक्रम संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल प्रबंधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़े से शब्द को बदलकर इस प्रश्न को बहुत अच्छा बनाया गया है। देखिए यहां पर ईसवी सन के पूर्व की बात हो रही है, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम यहां पर सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ही गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था ईसवी सन के पूर्व में। यानी प्रश्न संख्या 5 में आपका दूसरा और तीसरा यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। क्लियर है? अभी आपने प्रश्न के आंसर में इस बात को देखा था कि ईसवी सन के पूर्व की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर काम किया था। अभी आपने विकल्प में रुद्रदामन का भी नाम देखा है। याद रखिएगा रुद्रदामन ये एक शक शासक था। इसने ईसवी सन के बाद गिरनार के क्षेत्र में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में और उसके मरम्मत में काम किया था। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि किस अभिलेख में इस बात का प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने सुदर्शन झील पर कार्य किया था। तो याद रखिएगा यही वो शक शासक रुद्रदामन है जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। क्लियर है? यानी यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील के निर्माण को सर्वप्रथम करवाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो गिरनार क्षेत्र का गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्लियर है? याद रखिएगा बाद में अशोक और ईसवी सन के बाद में अगर देखें तो स्कंदगुप्त और रुद्रदामन के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाया गया। यानी 4 राजा इससे संबंधित हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। क्लियर है? इन सभी नामों को आप याद रखेंगे सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहां का शासक था। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टॉलेमी फिलाडेल्फस है ये कहां का शासक था। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, ये मिस्र का शासक था। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प बी, टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। यहां अभी आपने मूल प्रश्न में जाना कि जो टॉलेमी फिलाडेल्फस है ये मिस्र का शासक था और इसका अशोक के साथ राजनयिक संबंध था। अब प्रश्न उठता है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस ने किस राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, तो याद कर लीजिएगा या नोट डाउन भी कर लीजिएगा, डायोनीसियस, या इसको कहीं कहीं डायनीसियस नाम भी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा टॉलेमी फिलाडेल्फस का एक राजदूत था जिसका नाम था डायोनीसियस। इस राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था टॉलेमी फिलाडेल्फस ने। याद रखिएगा टॉलेमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय ग्रंथ का जो अनुवाद है इसको सुरक्षित रखना। यहां पर देखिए विकल्प में कुछ नाम दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मकदूनिया विकल्प सी में दिया गया है। याद रखिएगा सिकंदर यूनान राज्य के मकदूनिया का ही शासक था। यदि हम बात करें सीरिया की तो सीरिया के एक शासक था जिसका नाम था एंटियोकस और इस सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे गए हैं कि टॉलेमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का शासक था इसने अशोक के दरबार में डायोनीसियस को भेजा था और सीरिया का राजा था एंटियोकस जिसने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को भेजा था। क्लियर है? इन दोनों फैक्ट को आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। पूर्व के प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में मैंने इस तथ्य को आपको बताया भी था। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, मौर्य शासन के अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आपको उस राजा का नाम भी याद रखना होगा। याद रखिएगा मौर्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था अशोक। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और आप सभी को पता है कि जो रुम्बनदेई ग्राम है ये लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। यहां पर रुम्बनदेई लघु स्तंभ लेख की स्थापना करवाई थी किसने? अशोक ने। और यही रुम्बनदेई लघु स्तंभ लेख इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में था। क्लियर? जो अभी मूल प्रश्न में आपसे पूछा भी गया था। याद रखिएगा अशोक ने जो बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी थी यहाँ की यात्रा के दौरान यहाँ पर लगने वाले धार्मिक कर को माफ किया, साथ ही साथ जो भू राजस्व था उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो आपका सही जवाब क्या होगा?
कलिंग का राजा था जो कि चेदी वंश से संबंधित था, उसका नाम है खारवेल। खारवेल का जो झुकाव है वो जैन धर्म के प्रति ज्यादा था। यहां प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि जो खारवेल है ये कलिंग का राजा था और चेदी वंश का शासक था। याद रखिएगा, इसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए बहुत दान दिया और उनके निवास के लिए इसने गुहा विहार भी बनवाए। याद रखिएगा, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को इस मत का संरक्षक बताया गया। क्लियर है? ये बात भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। यहां प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। यहां पर एक बात और याद रखिए, पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो जौनपुर की स्थापना कराई थी ये किसके नाम पर इसका नाम जौनपुर पड़ा? तो याद रखिएगा, जौना खां, जिसको आप मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, ये नगर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। एक बात और याद रखिएगा, इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी जो कि गरीब मुसलमानों, अनाथों को आर्थिक सहायता देता है और निर्धन मुस्लिम लड़कियों की विवाह की व्यवस्था भी कराता है। इसने दीवाने इश्तियाक की भी स्थापना की थी जो कि गरीब और बूढ़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यहां पर जौनपुर के संदर्भ में बात हो रही है तो एक बात आपको याद रखना होगा कि जौनपुर का प्राचीन नाम था यवनपुर। क्लियर है? यह फैक्ट भी आपको याद रखना होगा कि भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है जौनपुर। क्लियर है? अभी आपने विकल्प में देखा होगा इब्राहिम शाह शर्की का नाम लिखा हुआ था। ये जो इब्राहिम शाह शर्की था इसने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई थी। क्लियर है? तो यहां पर फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए। यहां प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने सिंचाई कर लगाया था जिसका नाम क्या था? हक ए सर्ब। यानी हक ए सर्ब नामक जो सिंचाई कर लगाया था वो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने कराई थी। याद रखिएगा, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना भी कराई। रोजगार दफ्तर की भी स्थापना कराई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और जो खैराती अस्पताल की स्थापना जो कि दारुल शफा के नाम से जाना जाता है, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। ये सभी फैक्ट आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तेलुगु साहित्य का। यानी जो विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय, इसके समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। तेलुगु साहित्य स्वर्णयुग था तेलुगु साहित्य का किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय स्वयं भी एक विद्वान था और कवि था। इसने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की स्थापना की, मतलब लिखा था। क्लियर है? तो यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि तेलुगु भाषा में लिखा गया ग्रंथ आमुक्त माल्यद का संबंध किससे है, तो आपका जवाब क्या होगा? कृष्णदेव राय से। देखिए, ये जो विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस वंश का शासक था तो आपका जवाब होगा तुलु वंश का। ठीक है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है? तो इसको भी आप इसके साथ कोरिलेट कर लेंगे। एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने देखा कि तेलुगु भाषा का अमुक्त माल्यद तो लिखा कृष्णदेव राय ने, एक संस्कृत में भी ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया जाम्बवती कल्याणम किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा कृष्णदेव राय से। याद रखिएगा, इसके दरबार में अनेक साहित्यकारों को संरक्षण दिया गया। इसमें एक तेलुगु के कवि थे जिसका नाम था अल्लसानी पेदन्ना। ये भी इसके राज में एक प्रसिद्ध तेलुगु राजकवि थे। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का उल्लेख बाबर ने अपनी कृति तुजुक ए बाबरी में भी किया है। क्लियर है? तो यह बात भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहां पर इन सभी फैक्ट को आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दांब और चांदी के रुपया का जो विनिमय दर था वो क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 64 संबंधे 1 का था। ठीक है? यानी
तांबे के दाम और चांदी के रुपया का जो विनिमय दर था शेरशाह सूरी के समय में, वो कितना था? 64:1। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, शेरशाह ने पुरानी और खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटाकर सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी, जिसमें 2 प्रकार के सिक्के मुख्य थे। एक था चांदी का रुपया, जिसका भार अगर देखा जाए तो ये 178 ग्रेन का था, और दूसरा था तांबे का दाम। ये जो तांबे का दाम था, इसका भार कितना था? 380 ग्रेन था। और अभी आपने देखा कि अगर हम चांदी के रुपए और तांबे के दाम के विनिमय दर को देखें तो 1:64 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि शेरशाह ने 167 यानी 167 ग्रेन के सोने के सिक्के को भी ढलवाया था, जिसको क्या कहते थे? अशरफी कहा जाता था। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि हम आकार और प्रकार की बात करें तो इसका आकार और प्रकार गोलाकार या चौकोर होता था। क्लियर है? अरबी, फारसी और देवनागरी लिपि में शेरशाह के नाम इस पर खुदे होते थे। याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिन सिक्कों पर उनके नाम के अतिरिक्त यानी शेरशाह के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी खुदा हुआ था। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल में जो ये घटनाएं हैं, इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले तो आपको इनका ईयर याद होना चाहिए। पहला दिया गया है जजिया कर की समाप्ति। देखिए, ये जो जजिया कर की समाप्ति है, ये 1564 में हुई थी। दूसरा दिया गया इबादत खाने का निर्माण। तो याद रखिएगा, इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था। यदि हम मजहर पर हस्ताक्षर की बात करें तो ये 1579 में हुआ था। अगर हम बात करें दीन ए इलाही की स्थापना की, तो याद रखिएगा, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। इस प्रकार अब आप इसके कूट को व्यवस्थित कर लेंगे, क्योंकि आपको सबका ए ईयर मालूम हो गया। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर कुछ बातें और आपको कोरिलेट करना है। देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564, इबादत खाने का निर्माण 1575, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। कुछ बातें और अकबर के संदर्भ में आपको याद रखनी होंगी, जैसे दास प्रथा का अंत। याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। पर्दा शासन का अंत भी पूछा जाएगा, तब भी आपका जवाब होगा 1562 में। ठीक है? दूसरी बात, तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त किया गया था, वो 1563 में किया गया था अकबर के द्वारा। और जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी, और आप सभी को पता है कि अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, ये 1571 से संबंधित है। इन तथ्यों को भी आप इसके साथ कोरिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर है? अकबर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प सी। यहां पर एक बात याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पूरी डेट क्या थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसी के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। क्लियर है? और किसके साथ होती है? अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ किया था। याद रखिएगा, ये जो बक्सर का युद्ध था, ये अंग्रेजों के साथ एक त्रिगुट था, उसके साथ हुआ था। मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी ये त्रिगुट था और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध बक्सर का हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में, और ये संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। और इस संधि के द्वारा 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। यही मूल प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक, और कहां की दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और कितने रुपए के बदले में? तो 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले में। क्लियर है? और मुगल शासक को वार्षिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्लियर है? इतनी बातें आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए, प्रश्न में कुछ और नाम दिए गए थे, जरा उनका भी उल्लेख कर लीजिए। विकल्प ए में लिखा है फर्रुखसियर। याद रखिएगा, फर्रुखसियर से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी में शाह आलम प्रथम का नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसका मूल नाम था मुअज्जम, और जब ये गद्दी पर बैठा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो इसको नाम मिला बहादुर शाह प्रथम। ठीक है? यानी शाह आलम प्रथम, मुअज्जम और बहादुर शाह प्रथम, ये तीनों नाम एक व्यक्ति के हैं। दूसरी बात, शाह आलम प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अभी आपने शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में तमाम घटनाओं को देखा। अगर हम इसके वास्तविक नाम का जिक्र कर दें तो इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। किसका? शाह आलम द्वितीय का। विकल्प डी में लिखा है सुजाउद्दौला। अभी मैंने आपको बताया था
कि ये अवध का नवाब था और बक्सर के युद्ध में त्रिगुट में ये शामिल था। इसके संदर्भ के 2 युद्ध आप याद रखिएगा, एक तो अभी आपने बक्सर का युद्ध देख लिया और पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, डी.के. कर्वे के सहयोग से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी सही हो जाएगा, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो डी.के. कर्वे थे, यानी जिनको धोंधू पंत के नाम से जानते हैं, ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे और इन्होंने 1893 में एक विधवा ब्राह्मणी के साथ विवाह किया। क्लियर है? और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। अगर हम बात करें भारत के पहले विश्वविद्यालय की, जो कि बंबई में स्टैब्लिश हुआ, तो ये 1906 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा की गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी.आर. अंबेडकर, यानी यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम गांधी जी की बात करें तो आप सभी को पता है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। क्लियर है? और एकमात्र ये गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है? यदि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय की बात करें तो ये 1930 से 31 के बीच में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच, और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। और इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। प्रश्न संख्या 17 देखिए, पूछा जा रहा है कि किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? यानी आपसे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके प्रतिकार के तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। मूल प्रश्न में आपने जाना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस की थी। इसके साथ ही साथ शंकरन नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। मैंने प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यह कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, अमृतसर में। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच कमेटी बनी थी ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। साथ ही साथ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी वापस की थी। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुई थी? तो आप तुरंत इसका आंसर कर देंगे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इस प्रकार यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर है? पिछले प्रश्न पत्र में इसको एक्सप्लेन भी किया गया था। देखिए, अगर हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1910 से 16 के बीच में था और ये जो राजधानी स्थानांतरण पर सहमति बनी वो 1911 में बनी। क्लियर है? यानी कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरण पर आदेश हुआ वो 1911 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजधानी का स्थानांतरण कब हो गया, तब आपका जवाब होगा 1912 में। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, 1911 में ही तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में इस बात की घोषणा हुई कि जो बंगाल विभाजन कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था उसको अब निरस्त किया जाएगा और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होगी। क्लियर है? इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को काकोरी कांड के अंतर्गत फांसी नहीं मिली थी। यहां प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो काकोरी कांड था ये किसके द्वारा इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। तो याद रखिएगा, एक संगठन है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक क्रांतिकारी संगठन था
इसकी स्थापना पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1924 में कानपुर में हुई थी। क्लियर है? इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस संदर्भ में यानी इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको लंबी सजा मिली, 4 क्रांतिकारी को आजीवन कारावास और 4 क्रांतियों को फांसी की सजा मिली थी। जो आपसे मूल प्रश्न में पूछा गया कि किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं मिली थी, वो थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इस डकैती में शामिल थे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई और इसलिए वो फांसी की सजा से बच गए। एक बात और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये सभी तथ्य याद रखेंगे। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी राजगोपालचारी जो है वो एकमात्र भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जब इंग्लैंड वापस चला गया तो उसकी जगह पर सी राजगोपालचारी को 1948 से लेकर 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लियर है? इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालचारी। क्लियर है? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। यहां प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प सही होगा। याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था ये 24 मार्च 1947 को भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसके आने के बाद यहां पर इसने भारतीय नेताओं से बातचीत की और इस बातचीत के आधार पर ब्रिटिश सरकार की सहमति से 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई और इस माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया था। क्लियर है? तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार है वो कौन है? माउंटबेटन योजना। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, अब्बास तैयब जी ने गांधी जी की गिरफ्तार के बाद इस नमक सत्याग्रह आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो नमक सत्याग्रह है इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है ये 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था जब गांधी जी ने दांडी में नमक हाथ में लेकर इस कानून को सांकेतिक तौर पर तोड़ा। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 से हुआ। जो मूल प्रश्न आपसे पूछा गया कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपका जवाब होगा अब्बास तैयब जी के द्वारा। याद रखिएगा, गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो सोलापुर में हुई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि इस आंदोलन में जो प्रमुख विशेषता अगर पूछी जाए तो वो थी स्त्रियों की भागीदारी। हजारों स्त्रियों ने घरों से बाहर निकलकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो देखिए, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की चर्चा हुई थी काकोरी कांड के संदर्भ में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। इस प्रकार यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का विकल्प डी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। यहां पर याद रखिएगा, ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप HRA के नाम से जानते हैं, ये स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। और इसका नाम जो बदला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSRA के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। क्लियर है? इतनी बात यहां पर याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जो थे, जिन्होंने HSRA की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई, इनका इस क्रांतिकारी संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। ये एक लोकतांत्रिक संगठन था।
इसमें शामिल लोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। यदि हम बात करें HSRA के नेता जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, वो थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। अगर हम पंजाब की बात करें तो इसमें भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे और सुखदेव इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन नामों को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी है वो गोरखपुर जेल में हुई थी। प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए काकोरी कांड, देखिए काकोरी कांड से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए, तो जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो इन सभी क्रांतिकारियों के फांसी दिए जाने वाले स्थान को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। यहां प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई अगर बात करें तो वो लगभग 7,516 किलोमीटर है। और जो मूल प्रश्न में पूछा गया कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। क्लियर है, तो इन तीनों राज्यों के नाम को आप क्रमशः याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। पूछा जा रहा है कि चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहां प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, ये जो चिल्का झील उड़ीसा में है ये खारे पानी की झील है। दूसरी बात, ये झील रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल है। क्लियर है, वर्तमान में जो रामसर की सूची में अगर कुल स्थलों की संख्या देखें तो जरा इसको अपडेट कर लीजिए। आपको याद है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा है। इसके उपलक्ष्य में एक स्वतंत्रता दिवस के समय में आपने देखा होगा कि एक डेटा आया था कि 11 आर्द्रभूमि स्थलों को और जोड़ा जाएगा जिससे कुल संख्या 75 हो जाए। क्लियर है, तो यानी 75 वर्ष स्वतंत्रता के और रामसर स्थलों की कुल संख्या 75। ये जो 11 और स्थल सूची में जोड़े गए, इसमें 4 तमिलनाडु के थे, 3 उड़ीसा के थे, जम्मू कश्मीर के 2 थे और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक एक स्थल इसमें शामिल थे। चूंकि ये करंट से लिया गया तथ्य है इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। और ये डेटा मैं जो कोट कर रहा हूं ये PIB की वेबसाइट से अधिकृत डेटा है। एक बात और याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो आर्द्रभूमि स्थल है वो किस राज्य में है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है, 14 स्थल है। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहां पर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कुल 10 है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। बताया जा रहा है कि जो रामसर समझौता है ये रामसर स्थल कहां पर है? ईरान में। ठीक है, और इसके तहत क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है ये रामसर समझौता। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो रामसर समझौता ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने रामसर जो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए वो कब किए थे? तो याद रखिएगा भारत ने 1982 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इतने पूरे फैक्ट को आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है। यहां प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प सही हो जाएगा। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। क्लियर है, यदि हम दामोदर नदी की बात करें तो याद रखिएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दूसरी बात कि दामोदर नदी की सहायक नदी की बात करें तो कोनार, जमुनिया और बराकर ये सभी नदियां दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा ये नदी बंगाल में हुगली नदी से मिलती है। कौन सी? दामोदर नदी। याद रखिएगा पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। क्लियर है, याद रखिएगा हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है। कोलकाता बंदरगाह जो कि पूर्व का लंदन कहा जाता है ये हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? तो याद रखिएगा जो डूरंड लाइन है ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा एस्टेब्लिश करती थी। यहां पर प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, एक बात याद रखिएगा ये जो डूरंड लाइन है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है इसका निर्धारण मार्टिमर डूरंड के द्वारा 1893 में किया गया था। क्लियर है, अगर मैकमोहन रेखा पूछी जाए आपसे तो ये भारत और चीन के बीच में, और ये जो विभाजन रेखा मैकमोहन रेखा है ये हेनरी मैकमोहन के द्वारा अंकित की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है,
और ये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी सर कराइकल के द्वारा। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर बन रहा है। प्रश्न संख्या 29 का ए विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यदि हम बात करें इस पुल की ऊंचाई की तो 359 मीटर ऊंचा पुल है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर लंबा ये पुल है। ठीक है, और इस पुल का जो निर्माण है वो मेहराब तकनीक यानी हैंगिंग आर्च का इस्तेमाल करके इसको बनाया जा रहा है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यदि हम कुछ लेटराइट मिट्टी की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका भारत में जो कुल विस्तार है वो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर पे है। क्लियर है? इस प्रकार का डेटा नहीं पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि जो भारत में लेटराइट मिट्टी है इसका विस्तार किस क्षेत्र में? तो आपने बताया महाराष्ट्र में। इसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और जीवाश्म की इसमें कमी पाई जाती है। यदि बात करें कि इसमें किस प्रकार की फसल होती है तो इसमें मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि होती है। अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। याद रखिएगा इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो केरल राज्य में है और उसके बाद आता है नाम महाराष्ट्र का, लेकिन विकल्प में केरल नहीं था। ठीक है, और सर्वाधिक नहीं पूछा गया था, इसलिए आपने महाराष्ट्र को यहां पर आंसर किया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। यानी भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। यहां प्रश्न संख्या 31 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम दूसरे स्थान के राज्य की बात करें तो केरल है और तीसरे स्थान पर कॉफी उत्पादन में तमिलनाडु है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो नंबर 1 पर कॉफी उत्पादन में ब्राजील है, दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। यानी आप भारत के साथ साथ वैश्विक परिदृश्य के भी इस डेटा को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखिए, यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी भारत में जो देश की भावी ऊर्जा मांग है उसकी आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है परमाणु ऊर्जा। यह बिल्कुल सही है। कारण में बताया जा रहा है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। यह स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि भारत में यूरेनियम की अल्प मात्रा होती है और इसे आयात किया जाता है। यह बात सही है कि भारत में थोरियम की बहुतता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में जो अणु खनिज है वो सर्वत्र उपलब्ध है। इसलिए यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 32 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? देखिए कोयला निक्षेप की बात होगी तो आपका सही जवाब होगा गोंडवाना तंत्र। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा ये जो गोंडवाना तंत्र है ये भारत में कुल संचित कोयला भंडार का 96% भाग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो अन्य 4% कोयला है ये किसके अंतर्गत है? तो ये टर्सरी काल और मेसोजोइक काल का है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि भारत में कोयला निक्षेप का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत तो वो कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना काल। ठीक है, अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम गोंडवाना तंत्र के क्षेत्र की बात करें कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो इसमें दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और राजमहल कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस फैक्ट को भी आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन से विधि प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु की बात हो रही है इसलिए यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता कि जीवाश्म यानी फॉसिल्स का आयु पता करना हो तो किस विधि का प्रयोग होगा, तब आपका जवाब होता कार्बन डेटिंग, और पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा अर्थात सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? तो याद रखिएगा जो टाइटन है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है अर्थात सबसे बड़ा चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो शनि ग्रह है ये बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि हम शनि ग्रह के उपग्रहों की बात करें तो इनकी संख्या है 82।
जिसमें जो टाइटन है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। और इन वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। याद रखिएगा इस ग्रह की जो सतह का तापमान है वो कितना है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, पहले इसको समझिए। याद रखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, साथ ही साथ सूर्य का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और याद रखिएगा सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ जाए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में जो झुकाव है, इसके कारण सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को पड़ेगा जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष के तल में आ जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर यह पूछा जाए आपसे कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकता है, तो आपका जवाब होगा 7। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण लग सकते हैं, जिसमें अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह घटना वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक बार 5 बार हो सकती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। यह वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्रश्न संख्या 37 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यदि हम वराहमिहिर की रचना की बात करें, अभी तो आपने ये देख लिया कि वराहमिहिर का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर हम वराहमिहिर की रचना की बात करें तो वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों रचनाएं वराहमिहिर की हैं। विकल्प में अभी आपने आर्यभट्ट का नाम देखा था, तो आर्यभट्ट की अगर प्रमुख रचना की बात करें तो वो है आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लियर है? पहला दिया गया किम्बरली। आप सभी को पता है कि किम्बरली हीरा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बी विकल्प में लिखा है हवाना, मांस पैक करना, ये गलत है। हवाना का संबंध जो है ये सिगार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो मिलान का संबंध रेशम से, बिल्कुल सही है। सेफील्ड का संबंध छुरी और कांटा से है, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो हवाना है ये क्यूबा की राजधानी है और किसके लिए फेमस है? सिगार के लिए। अगर हम मांस उद्योग की बात करें तो याद रखिएगा मांस के लिए कंसास प्रसिद्ध है। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि कावासाकी जो कहां पर है? जापान में। कावासाकी किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा ये लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित है। यदि हम डेट्रॉइट की बात करें तो याद रखिएगा डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अन्य विकल्प को अभी आपने ऊपर देखा है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, पूछा जा रहा है कि बॉक्साइड एक अयस्क है, किसका? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। यहां प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो बॉक्साइड है ये एल्युमिनियम का अयस्क है और इसकी उत्पत्ति लेटराइट चट्टानों से है। भारत में इस खनिज की जो उत्पत्ति है वो धारवाड़ और क्रिटेशियस संरचना से मानी जाती है। विकल्प सी में देखिए सीसा लिखा है। याद रखिएगा ये जो गैलेना है ये सीसा का अयस्क है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है किर्गिज। याद रखिएगा ये जो किर्गिज जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। बी विकल्प में लिखा है मसाई और पूछा लिखा है पश्चिमी अफ्रीका में, ये यहां पर गलत है। यानी प्रश्न संख्या 40 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मसाई जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, न कि पश्चिमी में, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सी विकल्प में लिखा है रेड इंडियंस, ये उत्तरी अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। डी विकल्प में एस्किमो लिखा हुआ है, इसका संबंध ग्रीनलैंड से, ये भी सही है और ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो मसाई है इसका संबंध पूर्वी अफ्रीका से है। यदि हम इनके और क्षेत्रों की बात करें तो याद रखिएगा मसाई जनजाति तंजानिया, केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में अपने जीवन निर्वाह को करती है। यदि हम इनके घर की बात करें तो जो इनका झोपड़ी नुमा घर है उसको क्रॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे मसाई जनजाति के संदर्भ में। अन्य जनजाति को अभी आपने ऊपर देखा, एस्किमो के संबंध में आप कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश को याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
वर्षों में सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, जापान में। ठीक है, याद रखिएगा, यदि हम 2022 के डेटा के अनुसार जीवन प्रत्याशा की बात करें तो आप याद रखेंगे 2022 में जो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा है वो कहां पर है, हांगकांग देश में। ठीक, और उसके बाद जापान का स्थान आता है। ये तथ्य आप बिल्कुल याद रखेंगे, और वहां पर विकल्प में जापानी था तो वो ए विकल्प बिल्कुल सही है। यानी आप 2022 का जो नया डेटा है उसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि भारत में प्रमुख राज्यों के जनघनत्व को सही अवरोही क्रम में बताइए, और ये जनघनत्व का डेटा 2001 के अनुसार पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो यदि हम 2001 के आधार पर जनघनत्व की बात करें तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। देखिए, यहां पर उस समय जनघनत्व 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान आता है। ये अवरोही क्रम है, यानी बड़े से छोटे का क्रम है। ठीक है, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसी को 2011 के डेटा के अनुसार देखें, यानी 2011 के अनुसार जो 4 शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य हैं उसमें बिहार नंबर 1 पे हो गया, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, केरल तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। देखिए, कई बार आपसे पुराना डेटा भी पूछ लेता है, इसलिए आप 2001 के भी इस डेटा को याद रखेंगे। बस आपस में स्वैप हो गया ये डेटा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 2011 के जनघनत्व को राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 4 जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का है, फिर सिक्किम का है और नागालैंड का है। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम जनघनत्व दिल्ली का है और न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार का है। क्लियर है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार जो महाराष्ट्र राज्य है ये भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर हम 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो कुल नगरीय जनसंख्या में जो पहले स्थान पर है वो है महाराष्ट्र। ठीक, तो यानी सेम डेटा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। क्लियर है, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों का टॉप 4 का क्रम है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या होगा। न्यूनतम पूछा जा रहा है 2001 के अनुसार। ठीक, तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, ये सही क्रम है 2001 की जनगणना के आधार। यदि हम 2001 की जनगणना के आधार पर जो जनघनत्व के आधार पर जो 5 राज्यों का आरोही क्रम है अगर उसकी बात कर लें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर है। यदि हम 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो अभी ऊपर भी चर्चा हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनघनत्व है, फिर मिजोरम में है, उसके बाद सिक्किम है और उसके बाद नागालैंड है। देखिए, कई बार आपसे पुराने जो जनगणना है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट टाइप में। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45 प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार की अवधारणा ली गई है। प्रश्न संख्या 45 का सी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका से लिए गए प्रावधानों की तो उसमें अभी आपने मूल अधिकार को जाना, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए कुछ और चीजों को देखें तो इसमें न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो व्यवस्था है वो भी कहां से, अमेरिका से। यदि हम कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा से संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है इसे लिया गया है। इसका मतलब यह है कि संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। क्लियर है, जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं ये भी कहां से, कनाडा से लिया गया। एक बात और याद रखिएगा कि केंद्र के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये भी कनाडा से ली गई है। क्लियर है, अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। विधि का शासन, यह भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये कहां से, ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, एकल नागरिकता भी ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। जरा विकल्प के अन्य देश को भी देख लीजिए, जैसे फ्रांस की बात कर लीजिए तो फ्रांस से
गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। यदि हम विकल्प डी के रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क, और जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या है 11। ठीक, तो इन सभी बातों को आप इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, अर्थात अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। इस शब्द का भी उपयोग करके आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक, यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो डेट है, एक है 26 नवंबर 1949 और दूसरा 26 जनवरी 1950। इन दोनों डेट के संदर्भ में जो आंकड़ा है उसको आप बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, स्वीकृत या आत्मार्पित कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया, तब आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो आपका जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। क्लियर? देखिए, संविधान सभा से संबंधित कुछ और प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो गठन है वो 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक से माना जाता है। क्लियर है? इस प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसकी जो द्वितीय बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, और यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो इतनी बातें आप इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जो उद्देशिका है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह कहा था कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। यदि हम के.एम. मुंशी की बात करें तो के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है ये राजनीतिक जन्म पत्री है। क्लियर है? यदि हम अंबेडकर साहब की बात करें, अगर इनके संदर्भ में पूछा जाए कि इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो आपका जवाब होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को। ठीक, यदि प्रश्न में पूछा जाता कि अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, तब आपका डी विकल्प सही हो जाता, और इस तरह पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने सदस्य, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में दी गई है, सबसे पहली बात। और जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250, जिसमें 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे। आपको पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं वो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। आपने 250 में से 238 की तो बात कर ली, अब बच्चे 12 लोग। इन 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, जो कि मूल प्रश्न में आपसे पूछा भी जा रहा है। और इन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों को मनोनीत करते हैं। यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो जो सदस्यों की संख्या है वो है 245, जिसमें राज्यों से 229 सदस्य हैं, संघ शासित राज्य से 4 और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य इसमें शामिल हैं। ठीक, तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो निर्धारित की गई, कितनी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 550। यानी प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब होगा विकल्प सी। जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सेवा निर्धारित है वो कितनी है 550। अब ये जो 550 लोग हैं लोकसभा में, इसमें 530 सदस्य जो हैं ये राज्यों से चुनकर आएंगे, और जो 20 सदस्य हैं वो
संघ शासित राज्य से आएंगे। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा, अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि जो राज्यसभा का संरचना है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 81 में। क्लियर है? देखिए यहां पर दिया जा रहा है कि 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, देखिए ये लाइन जो है आपको कंफ्यूजन में डाल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर मैं बिल्कुल स्पष्ट करूं, ये थोड़ा सा गलत दिया गया है। ये जो 95वां संविधान संशोधन 2009 है, इसके आधार पर जो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का, जिनका 2 लोगों को राष्ट्रपति महोदय नामित करते थे, इनको 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। ठीक, और ये अवधि कब तक हो रही थी? 26 जनवरी 2020 तक। ठीक, यानी 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। जहां तक कि समाप्त करने के प्रावधान की बात है, तो इससे संबंधित है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 25 जनवरी 2020 के बाद अब राष्ट्रपति महोदय जिन 2 लोगों को मनोनयन करते थे एंग्लो इंडियन समुदाय से, अब उनका मनोनयन नहीं होगा। ठीक, तो इन दोनों संविधान संशोधन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप याद रखेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो लोक लेखा समिति है, जिसको आप पीएससी के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये किस प्रकार की समिति है? तो ये एक वित्तीय समिति है जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये समिति जो है ये सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। यदि हम परंपरा के अनुसार देखें तो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष के नेता होते हैं। इतना फैक्ट आप यहां पर लोक लेखा समिति के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वित्त विधेयक की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी यहां पर आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वित्त विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि जो अन्य साधारण विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी साधारण विधेयक और जो संविधान संशोधन विधेयक है ये चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्टिंग में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52 प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 30 वर्ष, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। यदि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत या किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर नियुक्त न हो। चौथी बात, वह चुनाव संबंधी किसी भी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न किया गया हो, वो पागल व दिवालिया न हो, और छठवीं शर्त है कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, राज्यसभा के साथ साथ विधान परिषद के सदस्य की भी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। क्लियर है? एक बात देखिए, यहां पर विकल्प ए में 25 वर्ष लिखा है। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। क्लियर है? विकल्प डी में आप देख रहे हैं 35 वर्ष लिखा हुआ है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों पोस्ट के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। क्लियर है? अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। क्लियर है? इतनी बातें आप इसके संदर्भ में कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यहां प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब होगा विकल्प डी। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है, यानी प्रश्न संख्या 53 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 403। देखिए, जो विधानसभा में जो सदस्यों की या विधानसभा की जो संरचना की बात अगर करें तो उसके संदर्भ में अनुच्छेद 170 में प्रावधान है, और अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होगी और अधिक से अधिक 500। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, वहां पर संख्या जो है इससे कम भी है। अगर मैं अपवाद के संदर्भ में एग्जाम्पल दूं तो आप सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पर विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 32 है, अर्थात 60 से कम है। क्लियर है? एक बात और यहां पर गौर करिए, आपने विधानसभा के संदर्भ में तो बात कर ली,
अगर मैं विधान परिषद की संरचना की बात करूं तो इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 171 में है। पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में बात करूं तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पहली बात। और न्यूनतम संख्या की बात करूं तो वो 40 से कम नहीं होगी। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि संसद किस अनुच्छेद के अधिकार के तहत विधान परिषद का सृजन और उत्साधन कर सकता है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 169 यानी 169 के तहत संसद चाहे तो विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकता है, यदि इस संदर्भ में उस राज्य के ने विधानसभा से 2/3 मेजॉरिटी में ये पास करके भेजा है। क्लियर है? तो इतनी बात यहां पर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 54 देखिए, पूछा जा रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है वो किसमें आती है? तो याद रखिएगा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 का सी विकल्प, यानी समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों कानून बना सकती है। आप सभी को पता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। क्लियर है? एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है उस पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? इतनी बातें याद रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया, तब आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 55, पूछा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। यहां प्रश्न संख्या 55 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची से संबंधित है। याद रखिएगा इसी के आधार पर भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में पूछा जा रहा है कि संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न बहुत पॉपुलर है। आप सभी को पता है कि 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। प्रश्न संख्या 56 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है ये दल बदल से संबंधित है। इसके लिए जो अनुसूची है उसमें कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। क्लियर है? याद रखिएगा इसके तहत अगर कोई दल बदल करता है तो वो असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जब 52वां संविधान संशोधन आया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 57, पूछा जा रहा है कि पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की थी? तो याद रखिएगा बहुत पॉपुलर प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की गई थी और इन्हीं की अनुशंसा को स्वीकृति मिली और प्रश्न संख्या 57 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती विकास के लिए इन्होंने पंचायत समितियां और शीर्ष पर जो थी वो क्या थी? जिला परिषद। याद रखिएगा इस समिति की अनुशंसा को सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? अगर मैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो संशोधन हुआ उसकी बात करूं तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज व्यवस्था ऐड किया गया। भाग 9 इससे संबंधित है। यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58, पूछा जा रहा है कि सिक्किम एक नया राज्य बना किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य बनने की बात हो रही है इसलिए यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है? देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक बात आपको देखनी है 35वां संविधान संशोधन। ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्लियर है? याद रखिएगा इसी 36वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को चोग्याल का पद समाप्त हुआ और यहां पर बीबी लाल को सिक्किम का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। यदि वर्तमान में हम सिक्किम के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है? तो इतनी बातें आप सिक्किम के संदर्भ में अनुच्छेद 35 और 36 दोनों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कब? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य था वो 2015 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो आपका सही जवाब होगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए
सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। प्रश्न संख्या 60 का यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, इस योजना को 2001 में आरंभ किया गया। वर्तमान में ये देश के सभी जिलों में लागू है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, एक संशोधन हुआ था, वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया और इसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जब आप ये कह रहे हैं कि इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 21 क में। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया। इसके अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्लियर है? जब मैंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा, इसका मतलब ये कैसा निकाय था? संविधानेतर निकाय, यानी संविधान से इतर इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में योजना आयोग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसलिए योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह भी एक संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में नीति आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 62 पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का विद्यमान होना यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था की बीच की अवस्था है और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं। इसमें निजी क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए उस पर आवश्यक सामाजिक नियंत्रण भी रखा जाता है। क्लियर? अगला है प्रश्न संख्या 63 पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी बनाने का प्रावधान था? ये उस समय के करंट से संबंधित है, तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 आईआईटी बनाने का प्रावधान था। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 प्रश्न संख्या 64 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है? तो याद रखिएगा, यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 64 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या है, उनकी संख्या कितनी? 12 है। प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है कि वाणिज्य बैंकों का निजीकरण हुआ था। तो याद रखिएगा, जो वाणिज्य बैंक है इनका निजीकरण कब हुआ था? 1969, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत सरकार ने सामाजिक दायित्वों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 14 बड़े बैंकों के प्रबंधन को आर्थिक विकास में लाने के लिए 19 जुलाई 1969 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यानी पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 में, जो कि मूल प्रश्न में पूछा गया था। जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ, जिसमें 6 बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। ठीक है, तो ये दोनों समय का राष्ट्रीयकरण आप याद रखेंगे ईयर सहित। प्रश्न संख्या 66 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? कृषि आय के अतिरिक्त जो आय होती है उस पर जो कर होता है वो संघ सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन संघ और राज्यों में इसको बांटा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 66 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा, जो संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, इसके अनुसार केंद्र और राज्यों में जो राजस्व का विभाजन की बात है, इसके आधार पर इसको संघ और राज्यों में बांटा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है किसकी सिफारिश पर होता है? तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। प्रश्न संख्या 67 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संघ और राज्यों के बीच जो वित्त का
बंटवारा है, यानी जो राजस्व का बंटवारा है वो इसी वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। वर्तमान समय में जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा गुजरात के आनंद शहर में राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है, इसलिए प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब होगा विकल्प ए, आनंद गुजरात में यह स्थित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो देखिए पहला दिया गया यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी ये सही नहीं है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी यहां पर विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये मुख्यालय बिल्कुल सही सुमेलित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। सी विकल्प में दिखा है आईएलओ। आप सभी को पता है कि आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये गलत है। यहां पर देखिए पूछा जा रहा है एफएओ, ठीक, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय रोम में है, ठीक, रोम इटली में, यानी ये भी गलत सुमेलित है, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके पहले ये गेट के रूप में था और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना और इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और बाकी का मैंने मुख्यालय आपको बता दिया है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 70। पूछा जा रहा है कि एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा जो एटम बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए प्रश्न संख्या 70 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि हम हाइड्रोजन बम की बात करें तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जा चुके हैं। एटम बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। यदि आप हाइड्रोजन बम को याद रखेंगे नाभिकीय संलयन में तो आप बाकी का आंसर आराम से कर ले जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 71 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि विभवांतर क्या होता है तो याद रखिएगा एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित किए गए कार्यों को दोनों सिरों के बीच जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। अगर विभवांतर की इकाई जो कि मूल प्रश्न पूछा है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां विकल्प में बी विकल्प सही हो जाएगा। जो करौंदा है यहां पर लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि हम लौह तत्व की बात करें तो ये सर्वाधिक हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। याद रखिएगा लौह तत्व हमारे शरीर का प्रमुख तत्व है। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग है। यह शरीर में ऑक्सीजन को लेकर चलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 73। पूछा जा रहा है कि सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दहन से उत्सर्जित एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? ये प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी के ईंधन से ये उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 74 देखिए। प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक आविषालु धातु प्रदूषक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, लेड। क्लियर है? प्रश्न संख्या 74 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा स्वचालित वाहनों से निकलने वाला जो सर्वाधिक आविषालु धातु है वो क्या होता है? लेड। ये प्रदूषक का एक ऐसा पदार्थ है जो विशेषकर पानी या वायुमंडल को प्रदूषित करता है और लेड का प्रयोग वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है। इसके कारण पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र प्रभावित होता है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। क्लियर है? यह धुएं के साथ विमुक्त होता है लेड। ठीक है, जो सबसे आविषालु धातु प्रदूषक होता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। पूछा जा रहा है कि घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विटामिन सी जो है ये घाव के भरने में सहायक होता है। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए अगर हम विटामिन बी के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक, और ये घाव के भरने में सहायक होता है। यदि हम बात करें कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की तो इससे स्कर्वी रोग होता है, हड्डियों का कम विकास होता है इससे। अगर हम विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो नींबू, संतरा, टमाटर ये प्रमुख स्रोत हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, त्वचा का शुष्क पड़ना, ये सभी विटामिन ए की कमी से। यदि हम विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल।
और इसकी कमी से सूखा रोग या बच्चों में रिकेट्स जैसे रोग हो जाते हैं, स्त्रियों में अस्थि मृदता रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 76, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, अगर मैं वायरस से होने वाले अन्य रोग की बात करूं तो हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, पोलियो, रेबीज, एड्स, ये सभी रोग किससे होते हैं, वायरस अर्थात विषाणु से होते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं जीवाणु से होने वाले रोग की तो डिप्थीरिया जो कि विकल्प में दिया गया था, न्यूमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, कालरा, कुकुर खांसी, कुष्ठ रोग, गोनोरिया, पेचिस, ये सभी किससे होते हैं, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होते हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की तो मलेरिया, पेचिस, काला ज्वर, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। क्लियर है, तो याद रखेंगे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, पूछा जा रहा है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है। तो याद रखिएगा, मक्का में सफेद कली जिंक की कमी से होती है, इसलिए प्रश्न संख्या 77 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मक्का में सफेद कली जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी के लक्षण पौधे के माध्यम से पत्तियों पर आते हैं। ठीक है, और जिंक की अधिक कमी से नई पत्ती उजली यानी सफेद निकलती है। ठीक है, और पत्तियों की जो सिराएं हैं उनके मध्य में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 78, पूछा जा रहा है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है कहां पर। तो याद रखिएगा, एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक बना था लखनऊ में, यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 78 का। क्लियर है। याद रखिएगा, ये जो एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में बना था, ये विश्व का दूसरा डीएनए बैंक था। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा। जो विश्व का प्रथम डीएनए बैंक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79, पूछा जा रहा है कि श्यामी जुड़वा प्रयोग होता है। ये जो श्यामी जुड़वा है ये शब्द कहां प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यानी जुड़वा बच्चे, ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, श्यामी जुड़वा, यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, यानी श्यामी जुड़वा शब्द का प्रयोग ऐसे जुड़वा बच्चों के लिए होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80, पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 81 का सी विकल्प सही हो जाएगा, गाजियाबाद में। क्लियर है। देखिए, गाजियाबाद के संदर्भ में एक फैक्ट और आपको याद रखना होगा। ये तो आपने जाना कि गाजियाबाद देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय वाला जनपद हो गया। गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला भी देश का पहला जिला है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 82, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये जो भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान है, देखिए कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए आप भदोही को चुनेंगे, यानी यहां पर यह प्रश्न जो है विवादित होगा। हाँ, विवादित प्रश्न है ये। देखिए भदोही या जो संत कबीर नगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भदोही में हुई थी। ठीक, अगर मुरादाबाद जो ऑप्शन में दिया गया था, यहां पर राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि भदोही जिले को कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। यदि आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र, तब आप मुरादाबाद को सही टिक कर। प्रश्न संख्या 83 में पूछा जा रहा है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, यह स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 83 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो याद रखेंगे, जो स्वावलंबन योजना है इसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है कि परंपरागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल को सुधार करके उनको प्रशिक्षण देके उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रश्न संख्या 84 पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 84 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है
ये लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 11 वन्यजीव बिहार और 12 पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया वो काफी दूसरी विधि अपनाई गई है और ये काफी टिपिकल है। इसको बहुत साधारण तरीके से आप कर सकते हैं। जरा चीजों को समझिए कैसे। देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि को 50% बढ़ाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। यानी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं दिया गया है, केवल प्रतिशत के बढ़ने घटने की बात हो रही है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, यदि किसी भी वृत्त के त्रिज्या, परिधि या व्यास में कोई भी प्रतिशत वृद्धि होगी तो वो वही वृद्धि आपस में हो जाएगी। जैसे आपस का मतलब, जैसे मान लीजिए जो प्रश्न में दिया गया कि अगर वृत्त की परिधि 50% बढ़ाई गई तो उसकी त्रिज्या और उसका व्यास भी 85% बढ़ेगा। यदि आपसे प्रश्न में कहा गया कि किसी वृत्त का त्रिज्या 5% बढ़ाया गया तो उसकी परिधि और व्यास में कितना अंतर होगा, तो आप बिना कुछ किए आप सीधा टिक मार दीजिए कि वृत्त और व्यास में भी 5% की ही वृद्धि होगी यदि उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई है तो, सिवाय क्षेत्रफल को छोड़ के। अब आप ये पूछेंगे कि क्षेत्रफल को क्यों आप अलग कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप परिधि की बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, यानी यहां पर r एक है, त्रिज्या में भी r एक है, व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, यानी यहां पर भी r एक है। लेकिन क्षेत्रफल के अगर आप सूत्र को देखेंगे तो ये πr² होता है, इसलिए क्षेत्रफल यहां पर अलग हो जाता है। क्लियर है। मान लीजिए अगर क्षेत्रफल पहले 100 था तो आपने 100 ले लिया। अब कहा जा रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो अगर हम 50% की वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, 100 में 50 जोड़ देते हैं यानी 150, और बटा में परसेंटेज हटाने के लिए आपने 100 कर दिया। फिर चूंकि r² है इसलिए 150/100 एक बार और लिखेंगे। क्यों, क्योंकि πr² होता है। क्लियर है। तो 100 से 100 तो कट गया और 0 से 0 यहां पर ये 100 कट गया। अब क्या बचा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी अब ये 100 से 225 हो गया। तो 100 से 225 हुआ तो कितना बढ़ा 125 बढ़ा। ठीक, और अगर हम 100 से वृद्धि देख रहे हैं तो प्रतिशत में भी वही वृद्धि होगी, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 125% की। ठीक, यानी 100 से जब 225 हुआ तो 225 में जब आप 100 घटाएंगे तो 125 ही आएगा ना, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 125% की। इसलिए प्रश्न संख्या 85 का सी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बताने में और उसको एक्सप्लेन करने में इतना समय लगा, ये आपको विदिन सेकंड के अंदर में आप इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्लियर है। इसलिए प्रश्न संख्या 85 का यहाँ पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। देखिए कितना टिपिकल तरीके से इसको यहाँ पर, टिपिकल नहीं, अलग अलग सबके जो मेथड जिसको समझ में आ जाए वो आसान होता है। ठीक है, हर मेथड अपने आप में सही है, किसी की बुराई नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी। अब देखिए इस प्रश्न को भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको सॉल्व मत करिए, इसको आप विकल्प से कर लीजिए। क्या कर रहा है कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है। ठीक, तो विकल्प में कर लीजिए। अगर 20 का 20% निकालेंगे तो 4 आ गया, और 4 में करेक्ट 4 जो ओवर उससे 20 अधिक है, तो जब 4 में 20 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, जबकि संख्या क्या है 20, तो ये नहीं होगा। विकल्प बी को देखिए, पूछा जा रहा है कि इसका 20%, तो 25 का 20% क्या हो जाएगा 5 ही तो होगा ना, तो 5 हो गया। अब अगर हम 5 से करा 20 अधिक है वो संख्या, तो जब 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, यानी वो संख्या मिल गई, यानी हमारा प्रश्न संख्या 86 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। अगला देखिए, यहां पर आपको मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल विकल्प से आप लोग कर देंगे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि यहां पर इसको आपको सुमेलित करना है, और किस चीज का सुमेलित करना है, तो ये 54वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो जरा इसका नया डेटा देख लीजिए। देखिए 2022 में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया 2022। तो जरा इस डेटा को देख लीजिए। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है सूराराई पोत्तुरु। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो ये पुरस्कार दक्षिण के अभिनेता सूर्या को और अजय देवगन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाला मुरली को मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 2022 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। पूछ रहा है कि निम्नलिखित बैंक में से किसकी चीन में अपनी शाखा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, भारतीय स्टेट बैंक की चीन में शाखा। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा एसबीआई ने चीन में अपनी शाखा 2006 में खोली थी, संघाई चीन में। बैंक का जो प्रतिनिधि कार्यालय है वो कहां पर, तियानजिन में है। ठीक है, तियानजिन से चीन के अधिकांश विदेशी व्यापार होते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा जो संगम योजना है इसका उद्देश्य है विकलांगों की सहायता से। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 89 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
जरा संगम योजना को समझ लीजिए, क्योंकि भले ही ये पुरानी हो लेकिन कई पुरानी योजनाओं को भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपने जाना कि संगम योजना का संबंध विकलांगों से है, यानी उनकी सहायता से। यानी अब आप कहेंगे कि दिव्यांगों की सहायता के लिए संगम योजना है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 15 अगस्त 1996 में इसका आरंभ हुआ। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के समूह को संगठित किया जाता है। क्लियर है? और इसके लिए जो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 15,000 रुपए की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 90 में पूछा जा रहा है कि 14 अप्रैल 2008 को कोलकाता से ढाका के बीच में जो प्रारंभ हुई थी रेलगाड़ी, उसका नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 2008 में मैत्री एक्सप्रेस प्रारंभ हुई थी। ये भले ही पुराना डेटा है लेकिन आप इसको जरूर याद रखेंगे, ये ढाका से कोलकाता के बीच में। अगला प्रश्न है 2008 में हैदराबाद में संपन्न हुआ इंडियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये नया डेटा इसमें नहीं है, आप इसको स्किप करेंगे। अगला है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी से संबंधित नया डेटा दिया गया है कि 2022 में जो संतोष ट्रॉफी है ये केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने जीता, किसको हराकर? पश्चिम बंगाल को। पूछा जा रहा है गणतंत्र दिवस 2008 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये पुराना फैक्ट है, याद रखिएगा। कोविड और अन्य कारणों के बाद जो मुख्य अतिथि हैं उनके आने का जो क्रम है वो बंद हुआ है। पिछली बार जो आए थे वो 71वें गणतंत्र दिवस पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। क्लियर है? अगला देखिए, ये भी पुराना है, इसको भी स्किप आप कर दीजिए। ये पद्म विभूषण पुरस्कार है। जरा 2022 में दिए गए पद्म विभूषण को देख लीजिए। 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पहला नाम है प्रभा अत्रे जो कि महाराष्ट्र के हैं। दूसरा है राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तीसरा नाम विपिन रावत का है जो उत्तराखंड से है। और चौथा नाम कल्याण सिंह का है, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 96, ये भी पुराना प्रश्न है, इसको भी आप स्किप कर देंगे। अगला है फ्रेंच ओपन 2008, इसमें नया डेटा देख लीजिए। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2022 का जो पुरुष एकल है वो जीता था राफेल नडाल ने, और राफेल नडाल कहां से संबंधित है? स्पेन से। यदि हम फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की बात करें तो ये खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता था, जिनका संबंध पोलैंड से। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये करंट का डेटा है। अगला है सूची को आपको सुमेलित करना है। तो देखिए पहला नाम दिया गया विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम किस उद्योग? ये पोत निर्माण से संबंधित है, इसलिए ए को आप दूसरे से सुमेलित करेंगे। यदि हम बात करें मूरी की, तो मूरी का संबंध किससे है? यहां पर एल्युमिनियम से आपको रिलेट करेंगे, इसलिए बी को आप चौथे के साथ। अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव किससे है? ये मोटर गाड़ी से संबंधित है, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम पनकी की बात करें तो ये उर्वरक के लिए फेमस है, इसलिए डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो आपका कूट बनेगा वो 2 4 1 3 का बनेगा। कूट क्या बनेगा? 2 4 1 3, यानी यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 99, यहां पर भी आपको सूची को ही सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज उत्पादक है और दूसरी तरफ राज्य है। अगर हम खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल को आप सुमेलित करेंगे गुजरात से। ठीक है? यानी ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? तीसरे से। यदि हम जिप्सम की बात करें तो जिप्सम को आप सुमेलित करेंगे राजस्थान से, यानी बी को चौथे के साथ। यदि हम बात करें सोना की, तो सोना को आप किससे करेंगे? कर्नाटक से, यानी आप यहां पर सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बॉक्साइट की बात करें तो ये आप उड़ीसा से कोरिलेट करेंगे, यानी इसको आप पहले से, यानी आपका जो कूट बनेगा वो 3 4 2 1 का बनेगा। तो यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, 3 4 2 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 100, पूछा जा रहा है कि 2 मार्च 2008 में, यानी 24 मार्च 2008 को किस रूप में मनाया गया था? तो याद रखिएगा 24 मार्च को विश्व ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी दिवस मनाया जाता है। यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है? यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। जरा कुछ अन्य दिवस को भी देख लीजिए। विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस तो आपने जाना कि 24 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। यदि हम 1 दिसंबर की बात करें तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। यदि हम 21 सितंबर की बात करें तो विश्व अल्जाइमर्स दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ पर जो 2006 में प्रश्न पत्र आया था उस समय इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते थे सामान्य अध्ययन के, तो वो 100 प्रश्न यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिए गए। अब केवल एक पेपर बाकी है, वो है यूडीए एलडीए प्रारंभिक परीक्षा 2001 का। उसके बाद जितने भी परीक्षाएं हुई थी आरओ एआरओ से संबंधित, वो सभी परीक्षाएं आपकी प्रश्न पत्र वो सभी कंप्लीट हो